Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 5th of May 2025 और ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज और इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूँगा आपके ये तीनों एडिटोरियल्स। बाकी आपका ये ओपिनियन वाला सेक्शन जिसके अंदर पेन ग्रेविटी टीम जो है वो कवर करती है आपके इन चारों टॉपिक्स को, चारों ओपिनियंस को इन द सेम फैशन। अगर आप ये लेक्चर भी सुनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इस नंबर पर फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं और मई में जो 2025 का सेशन है वो कंटिन्यू है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मौजूद हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ये भी सारे मौजूद हैं, आप इनमें से जो सुनना चाहें सुन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आज वालों की बात करूं तो इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है क्या उसे रोका जा सकता है, ये डिस्कस किया गया है। इसके अंदर यूएस की जो एड है उसके बारे में बात की गई है कि जब एड नहीं मिलती तो किस तरीके से फ्रीडम हासिल होती है। इसके अंदर एजुकेशन की बात की गई है और इसके अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के अंदर किस तरीके से जेनोसाइड जो मुस्लिम जेनोसाइड्स है उसकी जो है जड़ें मजबूत हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस की हैं हम लोगों ने इसके अंदर और ये चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रजिस्ट्रेशन इस नंबर पर होगी। क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि 2019 के क्राइसिस के अंदर जब बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक करती हैं इंडिया तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। अभिनंदन साहब आपके घर आते हैं, चाय पीते हैं, जाते हैं, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है आपने उसका नाम बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द नाम नेम ऑफ डैट ऑपरेशन। आपको CSS PMS के अंदर स्क्रीनिंग के अंदर ये पूछा जा सकता है। बस ये ऐसे राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू है, आज से आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डूइंग बिजनेस आपका फर्स्ट एडिटोरियल। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों आपको सामना करना पड़ता है और राइटर यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करता है, 3 ऐसे इंसिडेंट्स को डिस्कस करता है जिसमें वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है कि तुम जो है बिजनेस करने वाला माहौल दे ही नहीं रही, तो पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा। बहरहाल बात ऐसे शुरू होती है कि आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, वो क्या करते हैं, वो एक मीटिंग करते हैं और उसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको गारंटी देते हैं कि वो जहां पाकिस्तान में जो भी चीज़ इन्वेस्ट करेंगे वो ज़ाया नहीं होगी। ठीक है, उसकी वो उनको गारंटी देते हैं कि मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि आप जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सिक्योर होगी। और ये चीज़ उन्होंने इसलिए की कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि KFC वगैरह जो है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है वहाँ पर जो है कुछ ग्रुप्स ने जाकर क्या किया, कुछ मुख्तलिफ फास्ट फूड चेन्स की जो ब्रांचेस हैं जैसे KFC है या कोई भी है उनको टारगेट किया और अप्रैल के अंदर 10 जो थी फास्ट फूड आउटलेट्स जो है उनको वैंडलाइज कर दिया। वैंडलाइज का मतलब होता है जला देना, डिमोलिश कर देना अप्रैल के अंदर। और ये क्यों किया गया, गजा से यकजहती के लिए लोगों ने ये काम। तो एक काम तो ये हुआ, तो बेसिकली ये मीटिंग रखने का मकसद ये था कि ये जो काम हुआ है इनको जो है एतमाद में लिया जाए। दूसरी वो एग्जांपल देता है कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर कनाल जो डिस्प्यूट था, चोलिस्तान डेजर्ट को सैराब करना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की वजह से, अब वो उस कनाल्स प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में सिंध और पंजाब को जो मोटरवे मिलाती थी वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और तकरीबन 10 दिन तक वो जो है मेन रूट जो है वो बंद रहा। जिसकी वजह से क्या हुआ, कई जो फैक्ट्रियां हैं या कई जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी जो है प्रोडक्शन बंद होगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल पहुंच नहीं सका। दूसरी तरफ कई लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर का जो सामान था जो उन्होंने एक्सपोर्ट करना था वो रास्ते में ही लटक गया। बाज़ के जो टेंडर हैं वो सस्पेंड हो गए। तो मुख्तलिफ किस्म की जो लोगों को परेशानियां जो कारोबारी लोग हैं उनको फेस करनी पड़ी। ये दूसरी बात को करता है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है देखती रही और वेट करती रही। फिर तीसरी बात वो करता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले साल अच्छे झटके लगवाए थे IT इंडस्ट्री को, जब इन्होंने इंटरनेट की स्पीड स्लो कर।
अपने पर्सनल जो मामलात हैं उनकी सेटिंग करते करते और अपनी पावर को सिक्योर करते करते इन्होंने आईटी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, तो राइटर यहाँ पर ये 3 जो है मुख्तलिफ इंसिडेंट्स एक्सप्लेन करके बताता है कि आखिर पाकिस्तान में क्यों रूल ऑफ लॉ नहीं हो रहा, क्यों जो है सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया जाता है, क्यों जो है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो इस तरह की वो बातें करता है और बताता है कि पाकिस्तान में कारोबार करना जो है वो टफ काम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं पेपर में कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती। और इस बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना देने की जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, आप इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा आपका एडिटोरियल है डेस्टिनेशन अननोन, कोई पता नहीं कहाँ जाना है आपने। किसको कहता है? पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है उसके बारे में कहता है कि कोई पता नहीं कहाँ जाना है, इनकी गवर्नमेंट ने कोई अपनी डेस्टिनेशन तय ही नहीं की बस। और ये बात वो क्या करता है, जो बुलेट ट्रेन का ख्वाब है उसको लेकर वो क्रिटिसाइज करता है और एक्सप्लेन करता है। क्या बात करता है? बात में ये करता है कि सीएम मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। तो राइटर यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये करता है कि हमें बुलेट ट्रेन बनाने की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन भी करता है और पूछता है कि क्या वाकई ही ज़रूरत है। हाँ, बहरहाल बन सकती है या नहीं बन सकती वो चाइना वालों ने आपको समझा दिया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको लेकर वो क्रिटिकल एनालिसिस, बुलेट ट्रेन का क्रिटिकल एनालिसिस करता है। कहता है जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पावर में वापस कहता है आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगेंगे। क्यों लगेंगे? ताकि लोग जो हैं वो कहें वाह वाह क्या बात हो गई। ठीक है ना? वेदर हमारे पास उनको लगाने के लिए पैसे हैं या नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। नहीं है पैसे, उधार ले लेंगे। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लगाने हैं, किसने? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, और वो पहले भी लगाती रही है ताकि लोग जो हैं एक तो इलेक्शंस में वोट दें और दूसरे के क्या बात है, अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबके लिए ये बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो उसको अपने साइड पर रखकर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप लोगों ने इन चीज़ों को बस क्रिटिकल एनालिसिस करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने क्या उनको बुरा भला कहा कि हम क्या कह सकते हैं? वी नो वेरी वेल कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक रबड़ स्टैंप है पाकिस्तान के अंदर। असल पावर का जो सेंटर है आप सबको पता है वो कहाँ पर फॉल करता है, वही सिलेक्ट करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पावर में आएगी। तो जब आप मेरिट पे ही नहीं आ रहे, बेशक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, या कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो मेरिट पर ही नहीं आ रही तो वो क्या आकर मेरिट पर काम करेगी। ठीक है, तो बहरहाल बुलेट ट्रेन की तरफ जाते हैं। तो बुलेट ट्रेन को प्रोजेक्ट्स जो है उसके बारे में राइटर जो है आपके साथ डिस्कस करता है। तो मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कहा हम लगाएंगे। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम लाहौर और रावलपिंडी को आपस में मिलाएंगे और जो सफ़र है इन दोनों शहरों के दरमियान वो तकरीबन जो है 2 घंटे का रह जाएगा। ठीक है ना, तो उस 2.5 2.5 घंटे के अंदर आप लोग लाहौर से रावलपिंडी पहुंच जाएं। अब राइटर यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान बुलेट ट्रेन लगाने के लिए रेडी है? हाई स्पीड ट्रेन एट ऑल क्या, और या हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन लगाने के लिए पाकिस्तान रेडी है? तो वो ये बात क्वेश्चन करता है। फिर वो कहता है कि इनके वालिद साहब ने भी, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी अपने दौर में कोशिश की कि मैं बुलेट ट्रेन लगाऊं पेशावर और कराची के दरमियान। चाइना के पास के चाइना वालों से कहा कि बुलेट ट्रेन लगानी है, मुझे फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में मेरी मदद करो। लेकिन उसके बाद जब चाइना वालों के जवाब मिला तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब थे वो, उनकी आंखें खुल गई और उसके बाद उन्होंने दोबारा बुलेट ट्रेन का जिक्र नहीं किया। अभी वही जो है पर पंजाब जो मरियम नवाज साहबा हैं उनको भी इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है रिजेक्शन का सामना हुआ। लेकिन वो कहता है फिर दोबारा से मैं जो है ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्या हमें ऐसी ट्रेन्स की ज़रूरत है? ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है कि क्या हमें ज़रूरत है ऐसी ट्रेन्स की? तो कहता है कि इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए।
अपग्रेडिंग होनी चाहिए, हर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ये काम होने चाहिए। ये कि बुलेट ट्रेन नहीं लगानी, ये कि हम लोगों ने आगे मॉडर्न नहीं होना, ऐसी कोई भी बात अगर की जाती है जो अगेंस्ट मॉडर्निटी है तो वो गलत है, इसमें तो कोई। लेकिन बात दरअसल ये है कि क्या जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है उसका लगाना इस वक्त ज़रूरी है या हमें उसकी वाकई ही ज़रूरत है? तो कहता है होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए कि जो पहले पाकिस्तान के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करें। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है उसको अपग्रेड किया जाए। ठीक है, ना कि ये है कि आप लोग जो है दो शहरों के दरमियान बुलेट ट्रेन बना लें और बाकी शहरों में दूसरी ट्रेन भी ना जाती हो। तो पहले सबका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप लोग बेहतर करें। उसके साथ साथ वो ML1 जो लाइन है जो कि सी पैक के थ्रू जो है ये प्रोजेक्ट भी जो है चल रहा है, तो कहता है कि अगर इस प्रोजेक्ट जो रेलवे का प्रोजेक्ट है इसके ऊपर वर्किंग की जाए तो इसको अपग्रेड किया जाए तो 140 टू 160 किलोमीटर पर हार तो इसके ऊपर भी ट्रेन चल जाती है। तो इसका मतलब है हमें कई अगले सालों तक बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, हमारा इससे काम चल जाएगा। फिर वो कहता है कि देखें बहुत सारी दुनिया में ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बुलेट ट्रेन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना रेलवे का सिस्टम बड़ा एफिशिएंट बनाया हुआ है, रिलायबल बनाया हुआ है, कंफर्टेबल है उनके जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए, और वो चल रहा है। और फिर एंड पर इतनी प्यारी बात वो एक जुमले में लिख देता है कि क्या ही बात है, वी मस्ट लर्न टू वॉक बिफोर वी कैन रन। अब ये बात ऐसी है कि ये आप जहाँ मर्जी फिट कर लें। मैं आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, इंग्लिश ऐसे जो है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की अगर एग्जांपल यहाँ पर दूँ तो बड़ी प्यारी है कि वी मस्ट लर्न टू वॉक बिफोर वी कैन रन। इससे पहले कि आप लॉन्ग ऐसे लिखें, आप शॉर्ट ऐसे की प्रैक्टिस करें। पहले चलना तो सीखें ना, उसके बाद बाकी। इसी तरीके से और भी जहाँ पर इसको अगर आप इसी लाइन को ये कहा हो सकता है कल CSS में आ जाए, वी मस्ट लर्न टू वॉक बिफोर वी कैन रन। तो इसको खोल लें, तो इसमें यही है कि छोटे छोटे काम पहले करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, उसके बाद बड़े स्टेप्स लें। कोई भी काम करना है तो पहले उसके छोटे छोटे स्टेप्स करें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बड़ी प्यारी है, इसको आप बेशक याद कर लें किसी भी मोटिवेशनल वर्ड्स के अंदर, किसी भी ऐसे के कंक्लूजन के अंदर इसको यूनिवर्सल आप लिख के रख लें कि आप ऐसे का कंक्लूजन लिख रहे हैं, आप मशवरा दे रहे हैं एग्जामिनर को, आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, और साथ में ये एक प्यारी सी लाइन ऐड कर दें, वी मस्ट लर्न टू वॉक बिफोर वी कैन रन। कि हम ये जब लिख देंगे तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसको आप एज ए यूनिवर्सल जो है अपने पास लेकर रख लें और इसका इस्तेमाल अपने ऐसे के अंदर, रिकमेंडेशंस के अंदर जो है लिखना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करनी शुरू। तो ये था बुलेट ट्रेन के हवाले से, और इसका कंक्लूजन ये था कि देखें जी, प्रायोरिटीज़ सेट करें और रेलवे की प्रायोरिटीज़ में पहले जो ऑलरेडी आपका रेलवे का निज़ाम है उसको पहले बेहतर कर लें। जब ये सारा बेहतर हो जाएगा, सब लोगों तक एक जैसा जो है सिस्टम पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर आप बुलेट ट्रेन की तरफ आए। इस ऐसे ही बुलेट ट्रेन की तरफ आ जाएंगे तो फिर वही बात है, लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान तो बुलेट ट्रेन होगी, लेकिन बाकी शहरों के दरमियान दूसरी ट्रेन भी नहीं होगी। तो ये जो है सही नहीं है चीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो बच्चों की बात करता है, वॉन्डेड चिल्ड्रन। वॉन्डेड कहते हैं ज़ख्मी, चाइल्डहुड बचपन। तो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनका जो बचपन है वो ज़ख्मी है। बच्चों के बारे में एक रिपोर्ट आती है और पाकिस्तानी बच्चों के बारे में वो लिखता है, इनकी एजुकेशन के बारे में, इनकी हेल्थ के बारे में, और इसके अलावा इनको जो दूसरे मसले मसाइल हैं उनके बारे में। ये कल्चर डे की एक पिक्चर है जी, यहाँ पे प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, उन्होंने कल्चर डे का जो है ये लिबास पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये इन बच्चों को हमारों को क्या बचपन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो रिपोर्ट है जी, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन पाकिस्तान रिपोर्ट, वो कहती है कि सेफ्टी, हेल्थ और प्रोग्रेस के बारे में 112 मिलियन चिल्ड्रन है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 40% जो पाकिस्तान की आबादी है वो बच्चे हैं। ठीक है ना, और उनको एजुकेशन और हेल्थ के मसाइल हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो इनमें से 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल नहीं जाते, जिनकी उम्र बिटवीन 5 टू 16 ईयर्स है। इससे क्या हो रहा है, लर्निंग के क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। 1 in 2 अमंग अंडर 5 year old माल न्यूट्रिशन, 1 in 2, दो में से एक बच्चा, यानी कि 50% जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। माल न्यूट्रिशन क्या होते हैं,
माल न्यूरिश्ड का मतलब ये होता है कि जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको फुलफिल नहीं हो रही, जो उन्होंने खाना चाहिए पीना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। नेक्स्ट वो बात करता है कि 2024 के अंदर A2662 रिपोर्टेड जो हैं वो केस होते हैं, केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं बच्चों के अब्यूज़ के। 886 के अंदर अबडक्शन है, 82 के अंदर मिसिंग चिल्ड्रन है, 118 के अंदर चाइल्ड मैरिज है, 84 के अंदर पोर्नोग्राफी सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ ज़्यादती क्या हो रही है। एजुकेशन के अंदर 26 मिलियन बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, ये तो आपको याद कर लेना चाहिए। हेल्थ की बात की जाए तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं बच्चे, ठीक है? और इसके अलावा अबडक्शन है, मिसिंग चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड मैरिजेज़ हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ है, पोर्नोग्राफी है। तो ये हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान के अंदर फेस करना पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जिसकी ये ज़िम्मेदारी है बच्चों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना या उनके साथ ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको रोकना, वो क्या कर रही है, डीफ ईयर गूंगे बहरे होकर बैठे हुए हैं। ठीक है? उनको अग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कर रहे। हालाँकि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं और इसके साथ-साथ पाकिस्तान का जो अपना 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल है 25A जो एजुकेशन को डील करता है। जो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से लेकर 16 साल तक है, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो पाकिस्तानी स्टेट की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये आर्टिकल जो है 25A कह रहा है। तो इसके बावजूद अगर हमारे 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी ज़िम्मेदारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी लगाई गई है, वो उसको फुलफिल नहीं कर। तो राइटर कहता है कि अगर बच्चों के जो राइट्स हैं उनकी गारंटी नहीं दी जाएगी, तो फिर बड़े लेवल के ऊपर जो बच्चे हैं वो उनके साथ ज़्यादतियाँ होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसकी वजह से उनके बचपन के अंदर ही मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़्स उनको लगेंगे और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रॉमा बच्चों को होते हैं उनका शिकार हो जाएँगे। तो मेंटल हेल्थ के उनको इश्यूज़ हो जाएँगे, स्ट्रेस, वायलेंस, ड्रग्स अब्यूज़ इस तरह के इश्यूज़ उनको फ़ेस करना पड़ेंगे और जब यही बच्चे बड़े होंगे तो फिर साइको होंगे। सादा अल्फाज में कह लूँ, यानी कि ये बच्चे ज़हनी तौर पर फिट नहीं होंगे। जब ज़हनी तौर पर फिट नहीं होंगे तो सोसाइटी के अंदर ये एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। इमोशनल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे पाएँगे लोगों को, सर्कमस्टांसेस को। अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान की जिसकी 40% पॉपुलेशन बच्चे हैं और वो बीमार हो बच्चे जो बच्चे हैं, जब वो बच्चे बड़े होंगे और इनमें से अगर 50% बच्चे भी ऐसे हों कि जिनको चाइल्डहुड के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि बड़े होकर ये जो हैं क्या होंगे, पाकिस्तान के लिए कोई प्रोडक्टिव काम ये नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए, इस रिपोर्ट के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उन रिकमेंडेशंस के ऊपर गौर व फिक्र करे और उनको इम्प्लीमेंट करे। उन रिकमेंडेशंस के अंदर ये है कि अर्ली चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर इन्वेस्टिंग करे, पैसा खर्च करे। उसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम बच्चों को दिए जाते हैं उनको मजबूत करे, एजुकेशन हेल्थ वगैरह को, एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज दे बच्चों को। तो बच्चों की जो सेफ्टी है वो प्रोग्रेस एंड एजेंसी आर नॉट ऑप्शनल, कि बच्चों की सेफ्टी, उनकी प्रोग्रेस, उनको एजुकेशन देना, उनको हेल्थ देना, ये गवर्नमेंट को ऑप्शनल नहीं रखना चाहिए, ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रखना चाहिए। ठीक हो गया? तो यहाँ पर अब इसको मैं कंक्लूड करता हूँ इस तरीके से कि ये जो बातें मैंने की कि आपके मुल्क के अंदर 40% बच्चे हैं, आपकी पॉपुलेशन के 40% जो है हम बच्चे हैं, जिसमें से 26 मिलियन, 40% का यहाँ पर 112 मिलियन उसने कहा है, वैसे 112 मिलियन आपके बच्चे हैं जो कि 40% आपकी पॉपुलेशन का बनता है। 26 मिलियन आपके आउट ऑफ स्कूल हैं। जब 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं तो बेटा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कैसे होगी? आप इनको कैसे आप जा ही नहीं रहे तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगी, स्किल कहाँ से आएगी, इनोवेशन कहाँ से आएगी, जो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे?
तो जब ये बच्चे ऐसे होंगे तो फिर ये कोई ऐसा बड़ा इनोवेटिव काम नहीं कर सकेंगे, और जब कोई बड़ा इनोवेटिव काम नहीं कर सकेंगे तो आपके मुल्क को प्रोग्रेस की तरफ कैसे लेकर जाएंगे? ठीक है ना? हाँ, अगर इनमें से इनोवेटिव होंगे तो फिर आपके मुल्क को अल्टीमेटली तरक्की की तरफ लेकर जाएँगे। तो आप ये चीज़ जो है इकोनॉमी के अंदर लिख सकते हैं। इकोनॉमी को आप लिंक कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन से, क्वालिटी एजुकेशन को आप लिंक कर सकते हैं चिल्ड्रन से, और आगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, आगे इन्वेंशन से। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें जो है लिख सकते हैं। एक तरफ ये, दूसरी तरफ सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती होगी बचपन में, तो बड़े होकर वो एक स्टैंडर्ड की पर्सनैलिटी उनकी नहीं होगी। उनकी पर्सनैलिटीज़ जो है कमज़ोर होगी, जिसकी वजह से वुमन राइट्स की वायलेशंस होंगी, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्राइम्स होंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। जब हमारे जो बच्चे हैं और जो मतलब कि छोटे थे तो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं, तो बड़े होकर जब वो बैलेंस इंसान नहीं बनेंगे तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, होप आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ये फोकल पर्सन का नंबर है, ये वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।